नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, एक कहावत है कि चोर चोरी छोड़ दे परंतु हेरा फेरी नहीं छोड़ता। यह कहावत हमारे पड़ोसी पर बिल्कुल फिट बैठती है, यानी पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की एक नया कारनामा सामने आया है और वो कारनामा है अमेरिका के लिए जासूसी करने का। हम इस पर बात करेंगे। उससे पहले हम एक बात और करना चाहते हैं कि कल जो अमेरिका ने 3 ठिकानों पर आक्रमण किया था, न्यूक्लियर ठिकानों पर, उसमें अब नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अमेरिका कह रहा है कि मैंने कर दिया, उनको नष्ट कर दिया। वहीं ईरान कह रहा है कि हमने तो पहले ही निकाल लिया था वहां से अपना सामान, तो इसलिए हमारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ। अब क्या इसकी कहानी है, क्या नहीं है, ये तो दोनों देश ही जाने, परंतु हकीकत में क्या। अमेरिका, इजराइल और ईरान की तनातनी उस वक्त निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई जब रविवार की सुबह अमेरिकी स्टिस्ट फाइटर जेट्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर तबाह कर दिया। अमेरिका ने दावा किया है कि उसके B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने GBU-57 बम गिराकर ईरान के 3 सबसे बड़े परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए। अमेरिका ने ईरान के जिन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर तबाह कर दिया वो है फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट, नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर और इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर। The lead B-2 dropped 2 GBU-57 massive ordnance penetrator weapons on the first of several aim points at Fordo. As the president stated last night, the remaining bombers then hit their targets as well, with a total of 14 MOPs dropped against 2 nuclear target areas. अमेरिकी हमलों के बाद फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट की इन सैटेलाइट तस्वीरों में तबाही साफ दिख रही है। इन तस्वीरों में टनल का एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिसाइल हमलों से तबाह नजर आ रहा है। हालांकि ईरान ने हमले से एक दिन पहले इन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को ढकने की कोशिश की थी। हमले के बाद ईरान, सऊदी अरब और IAEA ने दावा किया है कि इन साइट से कोई न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं हुआ। ऐसे में प्रश्न है कि अगर ईरान ने इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स पर एटम बम बनाने लायक एनरिच्ड यूरेनियम जमा कर रखा था, तो क्या इसे बम हमले से तबाह किया जा सकता है? देखिए, यूरेनियम ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि आपको नेचर में मिलता है, तो आप उसको एनरिच करते हैं, अर्थात यह है कि आप उसको प्यूरिफाई करते हैं ताकि उसको जो लेवल है, अगर वो 90% तक चला जाता है तो उसको बॉम्ब ग्रेड माना जाता है। परंतु ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है, उसके लिए ये सेंट्रीफ्यूज को इस्तेमाल करते हैं वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में। तो अगर 40% तक पहुंच जाता है तो वो पहला स्टेप है। उसके बाद 40 से आपको 60-70 तक पहुंचना थोड़ा बहुत कठिन है। एक बार जब आप 60-70 पार करते हैं तब तो आसानी हो जाता है। तो इसलिए विश्व में और IAEA में एक प्रकार का चिंता है कि हमको ईरान को वहां तक पहुंचने से पहले ही अब आपको एक एक कर ईरान की इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात ईरान के सबसे सुरक्षित फोर्डो न्यूक्लियर साइट की, जो राजधानी तेहरान से लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण में कोम शहर के पास पहाड़ के नीचे बना। नतांज के बाद ये ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। ईरान की पहाड़ी में 295 फीट यानी करीब 90 मीटर गहराई में मौजूद है, इसलिए हवाई हमले में आसानी से तबाह करना मुश्किल। सिर्फ अमेरिकी GBU-57 बंकर बस्टर बम और B-2 स्टेल्थ विमान ही नुकसान पहुंचाने में सक्षम। फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट, इस प्लांट की क्षमता लगभग 3000 सेंट्रीफ्यूज की है। 2011 से 20% तक संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन शुरू किया। 2023 में 83.7% तक संवर्धन की खोज, जो परमाणु हथियार के लिए 90% के करीब है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों में नतांज का नाम सबसे अहम है। अमेरिका से पहले इस सेंटर पर इजराइल ने भी हमला किया था। यहाँ 2 मेजर प्लांट्स हैं,
जिसमें फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट और पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट शामिल है। ये ईरान का मुख्य न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है। यह तेहरान के दक्षिण में कोम शहर से 40 किलोमीटर दूर पहाड़ों के किनारे स्थित है। इसकी क्षमता 50,000 सेंट्रीफ्यूज उत्पादन की है। IAEA नतांज और फोर्डो में नियमित निरीक्षण करता है, लेकिन इसराइल के हालिया हमलों के बाद ईरान ने यहां से निरीक्षकों को हटा दिया। नतांज और फोर्डो के बाद अमेरिका ने इस्फहान में बने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर पर भी हमला कर तबाह कर दिया। ये इस्फहान शहर के पास तेहरान से 250 मील दक्षिण में है। ये एक यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है, जहां येलो केक यानी कि कच्चे फ्यूराइड यूरेनियम को एनरिच कर रिएक्टरों के लिए ईंधन तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग नतांज और फोर्डो में संवर्धन के लिए होता है। ये ईरान के गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम का एक संदिग्ध केंद्र है, लेकिन अमेरिका समेत पश्चिमी देश इसे परमाणु हथियार के विकास से जोड़ते हैं। अमेरिका समेत इजराइल और कई देशों ने दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। इसी के बाद ईरान पर यह हमला हुआ, लेकिन इस बीच ईरान ने यह दावा कर दिया है कि उसने हमले से पहले ही इन साइट से एटमी सामान हटा लिया था। ऐसे में सवाल है कि क्या एनरिच्ड यूरेनियम को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जैसा ईरान दावा कर रहा है। ईरान जैसे देश, जिसके ऊपर पश्चिमी देशों का, खास अमेरिका के तरफ से इतना दबाव आया है। आपको याद होगा जब जिमी कार्टर साहब राष्ट्रपति थे, वहाँ पे 1979 की बात है, जबकि पहली बार इस्लामिक रिपब्लिक बनी थी आयतुल्लाह खोमेनी के टाइम पे, उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को एम्बेसी में हॉस्टेज बनाया था। वो है शुरुआत इस्लामिक रजीम ईरान का और अमेरिका के बीच में जो तनाव है। तब से मैं कहूँगा कि दोनों देशों ने अपना प्लान बनाया। अमेरिका ने कहा कि हम इस प्रकार के बम का इस्तेमाल करेंगे। ईरान ने अपना यूरेनियम को बचाने के लिए तरह तरह का विकल्प उन्होंने खोजा था, जिसमें पहाड़ों के नीचे भी, टनल्स भी, और इसको सुरक्षित तरीके एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसपोर्ट करना। मुझे लगता है कि उन्होंने ये सब प्लान पहले से बनाया है। वहीं अमेरिकी जो अधिकारियों को कहना है कि वहां कितना नुकसान हुआ है हमें पता नहीं है, परंतु नुकसान हुआ है। खैर, ये नुकसान की बातें हैं। वहीं CNN की एक खबर आप देखिए, उसके अटैक के बाद, जो अटैक अमेरिका ने किया था ईरान पर, उसके बाद तेल अवीव पर किस तरह से ईरान ने अटैक किया है, उसकी रिपोर्ट है CNN की। आप जरा एक बार इस पर गौर फरमाएं। तबाह कर दी गई है और दूसरी साइट्स पर भी हमले हुए। मतलब वो कह रहे हैं कि उनका मकसद ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना पूरा हो गया। ईरान अभी अमेरिका पर पलटवार शायद ना करे। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने बहुत सीमित हमला किया है। उसने जंग को बड़ा बनने से रोका और अब गेंद ईरान के पाले में है। साथ ही अमेरिकियों से कह रहे हैं कि हमने तो जंग शुरू नहीं की। ईरान इसके जवाब में ट्रंप को यह प्रतीकात्मक जीत लेने दे सकता है और बदले में सिर्फ इस्राइल पर हमले तेज कर सकता है और रहता है, और सारा दबाव तेल अवीव पर चला जाता है। अब अमेरिका इस झमेले में और कितना उलझेगा, यह ट्रंप की अगली चाल पर निर्भर करता है। अगर ट्रंप बिना किसी उकसावे के ईरान पर फिर से हमला करते हैं तो इससे ऐसा लगेगा मानो वो इस्राइल की ओर से जंग छेड़ रहे हैं। अमेरिका में इस्राइल से जंग के खिलाफ माहौल देखते हुए उनके लिए पॉलिटिकली भारी पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप गेम को बदल सकता है। सीधे NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकलने का ऐलान करने के बजाय वो कह सकता है कि जंग के माहौल में हमें नहीं पता हमारी एनरिच्ड यूरेनियम की कितनी मात्रा कहां गई। यानी कि in Tel Aviv, this is the first time we've been able to get in here and take a look. Oh my goodness. Oh my goodness. Look at the buildings. Look at these buildings. Look at the buildings here. Right along here. This is the first time we've been able to get in and take a look. We've been able to see this apartment building. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maybe apartments there on 3 different floors. So that's more about 24 apartments. And then over on this side here, a small house, another building here, just collapsed and torn apart. And the back of the other building, back of the apartment building here,
across the country we've heard of 86 people taken to hospital. And you look at this damage here in the middle of Tel Aviv. This was Iran's first response following the United States strike on Iran. And just look at the debris down here. Twisted, shredded, ripped apart. The rescue crews have been through here already. It's a scene of complete devastation here. AFP की न्यूज के अनुसार वहां से किसी भी प्रकार के परमाणु रिसाव का कोई सबूत नहीं है। इसीलिए इन्हीं बातों से पता चलता है कि वहां शायद ईरान अपने सामान को वहां से निकालने में कामयाब रहा और अमेरिका केवल बंकरों को फाड़कर चलाया, ऐसा भी कहा जा सकता है। खैर, वो अलग की बात है। अब मैं उसकी बात करता हूं, पाकिस्तान की जासूसी। पाकिस्तान का जो असीम मुनीर है, आपने देखा होगा पिछले दिनों ट्रंप के पास गया था लंच करने। ट्रंप ने क्या बात की, मीडिया को वहां घुसने नहीं दिया, किसी को बताया नहीं क्या हुआ। उससे पहले यही असीम मुनीर गया था ईरान और वहां के जो सेनाध्यक्ष थे उसको एक घड़ी देकर आया था। उस घड़ी में ही रहस्य छुपा हुआ है। उस घड़ी में क्या छुपा हुआ है, क्या था उस घड़ी में ऐसा कि उस घड़ी के पहनने के 19 दिन बाद ही उसकी हत्या हो गई। मुनीर के मुखबरी पर अमेरिका का प्रहार, ईरान का यार कैसे और कब बना गद्दार। बघेरी को आसिम ने क्यों दी थी खड़ी, क्या ट्रंप के लिए मुनीर ने की मुखबिरी। मुनीर की जीपीएस वाली घड़ी ने ली ईरानी सेना प्रमुख बघेरी की जान। ये ईरान के वही 3 न्यूक्लियर प्लांट हैं जहां रविवार तड़के अमेरिका ने बमवर्षक विमानों से बम बरसाकर इन्हें तहस नहस कर दिया। फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इन्हीं तीनों परमाणु केंद्रों पर अमेरिका ने हमला किया। इनमें फोर्डो ईरान का सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाना था, लेकिन अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का पूरा पेलोड ही यहां गिरा दिया। जिसके बाद ट्रंप ने लिखा, फोर्डो तबाह हो गया। हालांकि अमेरिकी हमले के तुरंत बाद इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागकर ईरान ने करारा जवाब दिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इजराइल के समर्थन में अमेरिका इतना आगे कैसे बढ़ा। क्या ईरान का दोस्त पाकिस्तान ने ही उसे दगा दिया? क्या व्हाइट हाउस में लंच टेबल पर हमले की योजना बनी? क्या मुनीर ने ईरानी परमाणु केंद्रों की जानकारी अमेरिका को दी? आज आपको इन्हीं सवालों का जवाब हम समझाएंगे, जिसके बाद आप आसानी से समझ जाएंगे कि ईरान का यार पाकिस्तान कैसे बना गद्दार। दरअसल कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाकर लंच कराया था। इस लंच से मीडिया को दूर रखा गया, लेकिन लंच के बाद ट्रंप ने दावा किया था कि मुनीर से ईरान के मसले पर चर्चा हुई, क्योंकि मुनीर ईरान को अच्छी तरह से जानते हैं। ये पहली बार था जब ट्रंप ने किसी देश के सेना प्रमुख से ऐसे बात की थी। तो क्या मुनीर ने ईरान के खिलाफ मुखबिरी की, जिसकी कीमत अमेरिका से लेकर चुप बैठ गया? इस दावे पर इसलिए भी मुहर लग रही क्योंकि ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद पहले तो पाकिस्तान चुप रहा, फिर बहुत देर बाद एक नपातुला बयान जारी कर कहा कि ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है। ये उसी पाकिस्तान का बयान है जिसके रक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि ईरानी हमारे भाई हैं। इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पूरी तरह ईरान के साथ खड़ा है। हम उनके हितों की हिफाजत करेंगे। ईरान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की जरूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं। उनका दुख दर्द, उनकी खुशियां, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। ख्वाजा आसिफ के इस बयान के कुछ ही दिन बाद ट्रंप के इनविटेशन पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर व्हाइट हाउस में लंच पर पहुंच गए और ट्रंप मुनीर की गुप्त मीटिंग के कुछ दिन बाद ही अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया और परमाणु संपन्न मुल्क पाकिस्तान अभी तक चुप है। इसलिए ईरान पाकिस्तान की इस दूरी की वजह आसिम मुनीर की मुखबिरी को बताया जा रहा है। ईरान के साथ पाकिस्तान के दगा की कहानी महज इतनी भर नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ दिन पहले इजरायली हमले में ईरान के सेना प्रमुख मोहम्मद बघेरी समेत कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों की हत्या के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर हाल ही में ईरान गए थे, जहां उन्होंने ईरानी सेना प्रमुख मोहम्मद बघेरी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान मुनीर ने बघेरी को एक घड़ी गिफ्ट की थी, जिसे पहनने के महज 19 दिन बाद ही इजराइल ने बघेरी की हत्या कर दी, क्योंकि ये घड़ी जीपीएस बीकन से लैस थी। हालांकि इसकी पुष्टि करना कठिन है, लेकिन जीपीएस बीकन से लैस डिवाइसेस की खासियत ये होती है कि ये वास्तविक समय में लोकेशन डेटा भेज सकती है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसी घड़ी की वजह से संभावित रूप से जनरल बाघेरी की गतिविधियों पर निगरानी रखी गई। इसी घड़ी ने ईरान के सैन्य ठिकानों, सैनिकों, वैज्ञानिकों और रणनीतिक बैठकों जैसी संवेदनशील सूचनाओं को इसराइल तक पहुंचाया, जिसकी मदद से इसराइल ने ईरान के सेना प्रमुख बाघेरी, सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों को मारने में सफलता पाई। हालांकि अब तक न तो पाकिस्तान और न ही ईरान की ओर से इस घड़ी को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई, लेकिन पिछले कुछ दिनों के पाकिस्तान की गतिविधियों की कड़ियों को जोड़कर देखेंगे तो कोई शक नहीं कि शिया मुल्क ईरान के लिए सुन्नी देश पाकिस्तान यार से गद्दार बन गया। पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान में ईरान के फेवर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये अफसी मुनीर जाकर वहां जासूसी कर रहा है, ईरान की बातें अमेरिका को बता रहा है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस दोराहे पर खड़ा हो गया है कि ना तो वो मुसलमानों का रहा, ना वो ईसाइयों का रहा। ऐसे देश का क्या हो सकता है कोई नहीं कह सकता। परंतु मैं आज फिर एक बार अपनी उसी खबर पर आता हूं कि अमेरिका ने जो अटैक किया है उससे कई देश नाराज हैं। उससे चाइना नाराज है, उससे रसिया नाराज है, उससे गल्फ कंट्री नाराज है। रसिया ने तो यहां तक कह दिया कि अगर उसका नष्ट भी हो गया है तो मैं परमाणु बम मैं अपने दूंगा उसको, ईरान को। इससे इस संसार में, इस धरती पर एक बार फिर से वर्ल्ड वार की नौबत खड़ी हो गई है। वैसे भी आपको याद होगा कि 22 जून 1947 को जब विश्व युद्ध हुआ था पहला, उसमें 22 जून की ही वो तारीख थी जब हिटलर ने वर्ल्ड वार की शुरुआत की थी और उसने जो कई देशों पर अटैक किया था। आज कल भी वही 22 तारीख थी। इससे भी इतिहास से लोग जोड़कर देख रहे हैं 22 तारीख, 22 जून इस धरती के इतिहास के लिए अच्छी तारीख नहीं है। अब खैर क्या होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। परंतु आज तो हालात ये है कि इजराइल को तबाह करने के लिए ईरान बिल्कुल छाती चौड़ा के खड़ा हुआ है और अमेरिका से अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा अमेरिका को कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि एक इजराइल के उसकी महत्वाकांक्षा को जगाने के लिए पूरे संसार के, पूरी धरती के देशों को तो बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। समझदार होना चाहिए था राष्ट्रपति को, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति बंदर है, कभी इस डाल में बैठता कभी इस डाल में बैठता है, उसका यही काम है। खैर देखते हैं क्या होता है। हम लोग केवल इंतजार ही कर सकते हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। परंतु जो हालात है वो आज हालात अच्छे नहीं हैं, विशेषकर पाकिस्तान के लिए, विशेषकर ईरान के लिए और इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए भी। परंतु जब इनके लिए ठीक नहीं है तो बाकी देशों के लिए भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, क्योंकि ईरान ने अपना तेल का जो वो था वो रोक दिया है और अब आने वाले दिनों में एक बार फिर से हमें महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।